पहला सवाल जाता है कमलाकर त्रिपाठी जी को। और कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाह रही हूं कि सबका साथ सबका विकास हो तो दिक्कत क्या है? और अगर ये सौगातें मोदी ईद के मौके पे जा रही है तो इतनी तकलीफ भी क्यों है? आप तो यही कहते थे ना कि सबसे प्रेम करें, तो अब प्रेम बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो इतनी दिक्कत, इतनी मुश्किलें क्यों? नाविका जी, लगभग 200 साल पहले गालिब साहब ने एक शेर कहा था, वो आज के संदर्भ में बड़ा मौजू नजर आ रहा है, जो हमारे अकलियत के भाई और हम सारे ही लोग कहना चाहते हैं कि मुझ तक कब आता था उसकी वज़्म में दौरे जाम। मतलब हमारे तक कब जो है उनकी सुविधाएं आती थीं, मुझ तक कब आता था उसकी वज़्म में दौरे जाम। ऐसा तो नहीं साकी ने उसमें जहर मिलाया हो। तो बेसिक चीज ये है, आप अचानक ये जो हृदय परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे आपने एक जो अविश्वास की पूरी लड़ी लगा दी है। आप देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। क्या कपड़ों से पहचानेंगे? चिन्मयानंद को आप कपड़ों से पहचान लिए थे, कुलदीप सेंगर को कपड़ों से पहचान लिए थे, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के लिए आप कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। आप जब गुजरात दंगों पर पूछा जाता है, माइनॉरिटी वो भूली नहीं है, जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे दबकर मर जाता है तो दुख होता है। आपने किस चीज से कंपेयर किया? आपके सांसद रमेश विधुड़ी जी संसद में जिस तरीके का बयान देते हैं और उसके बाद उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया जाता है, तो आप बेसिक चीज समझिए, आपकी कथनी और करनी का ये जो इतना बड़ा अंतर है। आप अगर देश के एक बड़े हिस्से के जनमानस के अंदर विश्वास जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके करनी में उस तरह की चीजें दिखनी चाहिए। तो शुरुआत हुई है, अगर शुरुआत हुई है तो उसमें दिक्कत क्या है? और प्रधानमंत्री की हर स्कीम में क्या मुसलमानों को सुविधाएं नहीं मिलती? वो स्कीम से उन्हें लाभ नहीं मिलता? ये तो थोड़ा फैक्ट से परे बात आप कर रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी। वैसे जाम में जहर होता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको जाम ही की आरजू क्यों है? ये भी तो एक सवाल है। और सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, एक मिनट पहले बात पूरी हो जाने दीजिए ना। नहीं, आपकी बात तो कयामत तक पूरी नहीं होगी। अब आप 2 मिनट बोल चुके, अब सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी, मैं 2 मिनट में कह देता हूं। कमलाकर जी ने कहा कि जाम में जहर किसने मिलाया था, और मैं जाम में जहर का सबूत देता हूं। जब इस देश को आजादी मिली, ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जब इस देश को आजादी मिली तो मुसलमानों की स्थिति कोई खराब नहीं थी, वो तो सबसे बढ़िया स्थिति में थे। 1931 की सेंसस में उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं, वहां 8% रेट ऑफ लिटरेसी थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। हिंदू समाज में क्योंकि 31 का सेंसस कास्ट वाइज था, तो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी, 15%, और क्षत्रियों में 13% थी। मुस्लिम वो थे, और ब्यूरोक्रेसी में 20% था। और तमाम रियासतों के मालिक थे, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। फिर क्या हो गया? ये जहर था या अमृत था कि 67 साल के बाद जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो कहा मुसलमानों की स्थिति एससी से भी खराब हो गई। मेरे भाई, इस सेकुलर शासन ने क्या दिया उनको? जानते क्या हो गया? ये जब से सेकुलरिज्म के जाल में फंसे तो ऐसा जाम पिलाया गया कि उस नशे में मस्त रहे, पढ़ाई छूट गई, लिखाई छूट गई, कमाई छूट गई, सब कुछ छूट गया। और वो मुस्लिम समाज जिसकी पहचान कलाकार, फनकार, नगमा निगार होते थे, मतलब कभी बड़े गुलाम अली से लेके और हसरत जयपुरी से लेके साहिर लुधियानवी होते थे, उसके प्रतीक कौन हो गए? उसके प्रतीक हो गए मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम और बिहार में शहाबुद्दीन। तो एक लाइन में कहूंगा, चूंकि आपने भी शेर सुनाया था, तो कमलाकर जी मैं कहना चाहता हूं मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिमों के लिए, कि जो हुक्मराने वक्त थे
वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझुल हो गए। इनको समझ में नहीं आया कहां से कहां पहुंच गए। और मैं ये भी एक बता देना चाहता हूं, मैंने पार्लियामेंट में बोला था, दोबारा रिपीट कर दूं, मुसलमानों की ये गति ऑब्लिक दुर्गति क्यों हुई? उनको इन लोगों ने, सेकुलर दलों ने कहा, अरे हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मगर बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है, संभल के रहना, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और वास्तविकता में धीरे धीरे बर्बाद होते रहे वो सेकुलर शासन काल में। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक दिन भी बीजेपी का शासन नहीं रहा है। 30% मुसलमान है और सरकारी नौकरी में 1.8%। गुजरात में सबसे लंबे समय शासन रहा है, 8% पॉपुलेशन में और 7% है सरकारी नौकरी में। तो एक लाइन में आपको फिर ये वो शेयर कर देता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि मुस्लिमों की स्थिति ये हो गई कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अब अनवर पाशा जी, सबसे ज्यादा तो बिहार में चुनाव है तो ईदी और सौगाते मोदी से सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टी को हो रही है। क्यों भैया? अब वोट की चिंता सताने लग गई। जब कुंभ फालतू लग रहा था तब तो नहीं सोचा था, लेकिन बीजेपी ने ईदी क्या देने का सोच लिया, बड़ी चिंता होने लग गई कि अरे भाई ये तो हमारी तिजोरी में हाथ डाल दिया, ये वोट बैंक तो हमारा है। क्यों? अगर मोदी मुसलमानों की खैर खा करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? नाविका जी, मैंने जब ये खबर पढ़ी अखबार में कि मोदी जी के नाम पे सौगात मोदी दी जा रही है मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि जरा देखें कि मोदी जी ने अपना दिल मुसलमानों के लिए कितना खोला है। गरीब मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कुछ दिया है उसका अंदाजा भी इससे लगा सकते हैं कि उस किट में 500 रुपए की चीजें हैं, जिसका इतना चर्चा है। ये तो वही बात हुई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मोदी जी की नजर में मुसलमानों की यही औकात है, दिल खोला भी तो भीख दिया, मुसलमानों को कटोरा थमा दिया। मैं ये बताना चाहता हूं नाविका जी, ये रमजान का महीना चल रहा है और ईद से पहले हर मुसलमान ज़कात निकालता है। जो संपन्न मुसलमान है वो ज़कात निकालता है, गरीबों में बांटता है। वो भी 1000-2000 से कम नहीं देता गरीबों को। लेकिन मोदी जी ने मुसलमानों की तो औकात ही नाप दी। गरीब मुसलमानों की औकात 500 रुपए लगा दी उसकी कीमत। उन्हें देना है तो रोजगार दीजिए ना, उन्हें देना है तो नुमाइंदगी दीजिए, प्रतिनिधित्व दीजिए, पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व दीजिए, असेंबली में प्रतिनिधित्व दीजिए, रोजगार में दीजिए। आप तो दिन रात उनके खिलाफ अपीजमेंट का रट लगाए रखते हैं। इसको किस श्रेणी में डालेंगे? ये जो ईदी दे रहे हैं आप, सौगात मोदी, ये किस श्रेणी में डालेंगे आप तो कल तक अफ्तार पार्टी को गलत बता रहे थे कि ये अपीजमेंट है, आप ईद मिलन पार्टी को अपीजमेंट बताते हैं। तो ये आपका दिल इतना क्यों खुला है? जाहिर है कि बिहार में इलेक्शन है और एक तरह से रिझाने की कोशिश मुसलमानों को हो रही है, लेकिन मुसलमान इतने बेवकूफ नहीं। मुसलमान जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। उनकी फिर डर क्यों लग रहा है? और मोहब्बत की कीमत, मोहब्बत की बोली कब से लगने लगी अनवर पाशा साहब? मोहब्बत की भी आपने बोली लगा दी। आपकी मोहब्बत का कोई उसमें वैल्यू जरूर होगी, पर सुधांशु जी, ये जो ईदी है इसे क्या कितने रुपए की है इसमें तोला जाता है? क्या ईदी इसीलिए दी जाती है? देखिए, अनवर पाशा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जो सुन रहे हो, और खासकर जो मुस्लिम है वो जरूर सुने। इन्होंने ज़कात की बात कही। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ज़कात कहां से आता है, किस राज्य से आता है? गुजरात, जहां बकौल आपके तो मुसलमानों की स्थिति एकदम खत्म है। मेरे भाई, जहां पर आज तक बीजेपी का शासन नहीं रहा वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में है ज़कात में, और जहां बीजेपी का सबसे लंबा शासन रहा है वो सबसे ज्यादा ज़कात देने वालों में। अर्थात रियल में जिसे कहते हैं डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी जहां आती है। और हम एक और बात कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोदी जी आज ये कर रहे हैं, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान को ढूंढ ढूंढ कर आगे बढ़ा रहे थे। आज बिहार